हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। ये पहला पार्ट होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम इसमें देखने वाले हैं मिसिस सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, ये एक क्वांटम सैटेलाइट है और ये वर्ल्ड का पहला क्वांटम सैटेलाइट है जो भेजा गया है चाइना के द्वारा 2016 में टू सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक। और ये वर्ल्ड का सबसे सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करने वाला है मिसिस सैटेलाइट। ठीक है, क्वांटम सैटेलाइट, क्वांटम का मतलब होता है कि इसमें जो डेटा होते हैं वो जाता है क्यूबिट्स के फॉर्म में। ठीक है, या आप कह ले फोटोन्स के फॉर्म में यहाँ पर डेटा जाते हैं जो काफी इनक्रिप्टेड होते हैं। यानी कि अगर दो पार्टी के बीच में अगर कोई इंफॉर्मेशन या डेटा हम भेजते हैं तो ये जो डेटा होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का सबसे सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक होता है और ऐसा सैटेलाइट भेजा गया है, मिशन सैटेलाइट, क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट, चाइना के द्वारा 2016 में। यहां पर एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है 2002 NH4, NN4 भी इसको कहते हैं, और इसका नंबर है 163348। ये एक स्मॉल एस्ट्रॉइड है। ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि आने वाले कुछ समय में ये अर्थ के काफी क्लोज से होकर गुजरने वाला है। ठीक है, तो इसका ऑर्बिट जो होगा वो अर्थ के काफी क्लोज होगा। इस वजह से नासा ने इसको पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड का स्टेटस भी दिया हुआ है। तो नाम याद रखिएगा 2002 NH4 या NN4 इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। तो ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और जापान के बीच में, जो कि 2023 के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा और ये जापान से लॉन्च होगा। ठीक है, इसमें जापान की जो स्पेस एजेंसी जिसको हम जाजा कहते हैं और इंडिया की स्पेस एजेंसी जिसको हम इसरो कहते हैं, इसरो यहाँ पर लैंडर सिस्टम बनाने वाला है इससे रिलेटेड। और यहाँ पर जो जाजा है ये लैंडिंग सिस्टम और बाकी के जो मॉड्यूल है वो इसमें बनाने वाला है। ठीक है, तो जापान का जाजा और इसरो इंडिया का जो ये दोनों मिलकर ये लूनार एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं 2023 के बाद में, और ये जापान से लॉन्च किया जाएगा। और जिस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा उस रॉकेट का नाम है S3, जो कि बनाया गया है किसके द्वारा? मित्सुबिशी एक कंपनी है जिसके द्वारा ये बनाया गया है। आपको पता है मित्सुबिशी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी आते हैं। मिशन यानी कि इसका मोटो क्या है? ऑब्टेन डेटा ऑन क्वांटिटी एंड फॉर्म्स ऑफ वाटर रिसोर्सेस। यानी कि वहां पर जो वाटर अवेलेबल है वो किस फॉर्म में है और कितना है, इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। ये बनाया गया है स्पेस एक्स, एक कंपनी है, आपको पता होगा इलोन मस्क, आपने सुना होगा इलोन मस्क का नाम। तो इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो इनके द्वारा बनाया गया ये एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, तो इस स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाएगा फॉल्कन रॉकेट के द्वारा। ओके, और ये जो स्पेस क्राफ्ट होगा ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी होगी स्पेस एक्स, जो कि पीपल को ऑर्बिट में भेजेगी। और ये कहां पर लोग जाएंगे? यहां पर लोग जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनको भेजा जाएगा ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के द्वारा, जो कि रॉकेट फाल्कन 9 से जाएगा। और इस कौन भेजेगा? नासा। तो नेक्स्ट है एक्सट्रीम हीलियम स्टार। जो नॉर्मल स्टार्स होते हैं जैसे कि सन की अगर हम बात करें तो जैसे सन है, इसमें आपको करीब 70% आपको हाइड्रोजन मिलेगा और बाकी आपको हीलियम और दूसरी चीजें मिलेंगी। लेकिन ये एक्सट्रीम हीलियम स्टार एक ऐसा स्टार है जो कन्वेंशनल स्टार से अलग है। यहां पर आप देखेंगे कि इस स्टार में आपको ज्यादातर हीलियम मिलेगा और हाइड्रोजन की क्वांटिटी ना के बराबर आपको इस स्टार में मिलेगी। इसलिए इसको हम एक्सट्रीम हीलियम स्टार के नाम से जानते हैं, जो नॉर्मल स्टार से ये उल्टा हो गया, क्योंकि नॉर्मल स्टार में हाइड्रोजन काफी ज्यादा होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन निग्लिजिबल है और मैक्सिमम यहाँ पर हीलियम पाया जाता है। ठीक है, इस वजह से इसको एक्सट्रीम हीलियम स्टार कहते हैं। इसका जो मास होता है ये काफी लो होता है, लेकिन साइज में काफी बड़ा होता है ये। ठीक है, यानी हीलियम इसमें ज्यादा होगा, तो मच लार्जर एंड हॉटर देन सन। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, ये कुछ उसी तरीके से है जैसे कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लॉन्च किया गया था 2009 में। तो इसी तरीके से एक और सेंटर या बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये भी क्या करेगा? ये भी स्पेस एक्टिविटीज में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया है। उसी तरीके से न्यू स्पेस, वैसे ये भी बना हुआ नहीं है, ये जो सेंटर है ये प्रपोजल स्टेज में है, यानी कि गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज कर दिया गया है कि इसको बनाया जाना है, लेकिन अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है।
लेकिन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये बन चुका है, 2019 के बजट में ही था और इसको बनाया भी जा चुका है। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो कि इसरो के अंडर में ये काम करेगा, ठीक है। और डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में ये एक काम करेगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसका हेडक्वार्टर आपको बैंगलोर में मिलेगा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और इसका काम क्या है, अगेन स्पेस प्रोग्राम्स में इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन यानी कि प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया है। और उसमें भी खास करके जो PSLVs होते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होती है, उनके फॉर्मेशन के लिए इनमें ज्यादा जोर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लिडार यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रैंकिंग। वैसे इसका यूज जो होता है डिस्टेंस मेजरिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। डिस्टेंस मेजरिंग के लिए भी करते हैं। इसके साथ ये क्या करता है कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का भी काम करता है। तो मेनली ये एग्रीकल्चर, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, जियोलॉजी जैसे जो काम होते हैं, हाइड्रोलॉजी, उनमें यहाँ यूज किया जाता है कि क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो इमेज आते हैं, जो वीडियोज आते हैं, उन्हीं का यूज करते हैं हम इन सारे मैनेजमेंट के कामों में, ठीक है। तो इसको कहते हैं लाइट डिटेक्शन रैंकिंग। इसमें मेनली क्या होता है कि जो लेजर होते हैं वो लाइट के फॉर्म में होते हैं जो ये डिटेक्शन करने का या फिर मैपिंग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इससे पहले हमें पता था कि 4 तरीके के स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये 5वां स्टेट है जिसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्टेट होता है ये हमें मिलता कैसे है, जब हम किसी भी एलिमेंट के एटम को 0 डिग्री के आसपास में हम कूल करते हैं तो ये ठंडा होके एक नया स्टेट बनाता है जिसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटोक्लैरिक मटेरियल। अब देखिए इसमें क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में जब हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड को जब हम ऐड करेंगे या फिर रिमूव करेंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे उस एलिमेंट में। तो उस एलिमेंट में चेंजेस क्या होगा, या तो ये एलिमेंट वार्म हो सकता है या फिर ये एलिमेंट कूल हो सकता है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के ऐड और रिमूव करने की वजह से जब एलिमेंट कूल और वार्म वाली स्टेटस में पहुंचे तो इस तरीके के मटेरियल को या एलिमेंट को हम मैग्नेटोकैलोरिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। और मेनली इसका यूज हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। अब ये देखेंगे कि जो अर्ली अर्थ था, अर्थ का फॉर्मेशन जब हुआ उसके कुछ समय बाद भी उस समय मोलिकुलर ऑक्सीजन जो था वो बहुत कम पाया जाता था, ठीक। लेकिन करीब 2 to 2.4 बिलियन ईयर्स अगो जैसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो इस इवेंट को हम ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो ऑक्सीडेशन या बढ़ा या ऑक्सीजन बढ़ा एटमॉस्फेयर में, ये मेनली बढ़ा किसकी वजह से, साइनोबैक्टीरिया की वजह से। और इसके बाद ही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनका निर्माण शुरू हुआ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, यानी कि जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो इस इवेंट को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं HAM रेडियो ऑपरेटर्स। इसको एमेट्योर रेडियो भी कहते हैं, एमेट्योर रेडियो भी कहते हैं। ये क्या होता है, नॉन कमर्शियल 2 वे रेडियो कम्युनिकेशन होता है। ये जनरली यूज नहीं होता। ये कब यूज होता है, ये डिजास्टर के टाइम पर यूज होता है। डिजास्टर के टाइम पर जो कॉमन या फिर जो नॉर्मल रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, उसकी वजह से जो लिंक होता है वो टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि कहीं पर आपको टावर्स लगे हों वो खराब हो गया, वायर्स लगे हुए हैं वो खराब हो गया, टूट गया। तो ऐसे में जो कॉमन कम्युनिकेशन लिंक होता है वो टूट जाता है। तो वैसे सिचुएशन में एमेट्योर रेडियो या HAM रेडियो ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, जो कि रियल टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो आरएनए, जिसको MIR 155 के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, ये एक शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनए होता है जिसमें 20 से 24 आपको न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये अगर कैंसर से एसोसिएटेड है तो हम उसको कहते हैं ऑन्कोमेर्स। वैसे ऑन्को का यूज भी किया जाता है कैंसर के लिए, जैसे कि जो डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में जो डिपार्टमेंट कैंसर रिलेटेड केसेस को देखती है उनको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। उसी तरीके से ऑन्कोमेर्स इनको कहा जाता है। आर्टेमिस रिकॉर्ड।
आर्टेमिस रिकॉर्ड एक बाइलेटरल एग्रीमेंट आप कह सकते हैं, बाइलेटरल एग्रीमेंट है ये नासा और उसके कई सारे इंटरनेशनल पार्टनरशिप या पार्टनर्स जो है उनके बीच में। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, तो आर्टेमिस अकॉर्ड के तहत मून मिशन है, इस मून मिशन के तहत क्या किया जाए कि 2024 तक एक विमेन और वन मेन, एक पर्सन यहां पर मून पर भेजने की तैयारी है। तो विमेन के हिसाब से ये पहली विमेन होगी जो मून पर जाएंगे 2024 में। वैसे ये फिक्स नहीं है कि 24 में ही भेजा जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 2024 तक भेजा जाएगा। ठीक है, तो इस मिशन का जो नाम, इस मिशन के का जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड। ये बेस्ड होगा आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 पर। ये आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 है क्या, ये एक्चुअली बैन करती है वेपन्स को। ठीक है, वेपन, वैसे वेपन्स जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं, तो ऐसे वेपन्स को स्पेस में यूज नहीं किया जा सकता, या स्पेस में कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज है वहां उनका यूज मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं हो सकता, वहां पर वेपन डिप्लॉय नहीं किए जा सकते, या स्पेस का किसी तरीके से या किसी सैटेलाइट का भी यूज इस तरीके से मास डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 में ये सारी बातें की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, एक नाम है PBKD-F2 या PBKD-F1 भी एक है। मेनली ये जो है आप यूं कह सकते हैं कि जो पासवर्ड होते हैं उनको इनक्रिप्ट करने की ये तरीके हैं। ये मेनली अनअकैडमी रहा था, मैं अनअकैडमी में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था उस समय ये न्यूज़ में रहा था। तो जो बार बार अटैक किए जाते हैं पासवर्ड्स को, उन वल्नरेबिलिटीज को रिड्यूस करने के लिए ये टेक्निक का यूज किया जाता है। तो मेनली ये क्या है, ये एक पासवर्ड इनक्रिप्शन टेक्निक है जिससे पासवर्ड की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं Y2K रिडल। Y2K का मतलब होता है ईयर 2000। तो ईयर 2000 प्रॉब्लम ये एक बग है, ये एक फ्लॉ है। इसमें क्या होता है कि जब 31 दिसंबर 1999 के बाद जब डेट्स को हम डील करते हैं, डेट्स को हम कंप्यूटर या फोन में अपडेट करते हैं या उससे आगे के, तो उसमें क्या होता है कि वो सिस्टम काम नहीं करता, फिर उस डेट को वो शो नहीं करता आगे वाले डेट को। ठीक है, तो इस चीज को हम Y2K रिडल कहते हैं, ईयर 2000 प्रॉब्लम, जो कि एक बग है, एक फ्लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट बॉट, ये एक मालवेयर है ट्रोजन क्लास का। मेनली ये क्या करता है कि आपके जो फाइनेंशियल डेटा है उनको चुराने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को ये अटैक करता है और फाइनेंशियल डेटा जो होते हैं उनको ये चुराने की कोशिश करता है, जिसका नाम है इवेंट बॉट, जो कि ट्रोजन क्लास का एक मालवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं मिलिशियस सॉफ्टवेयर एक है जिसका नाम है सर्बेरस। मिलिशियस सॉफ्टवेयर सर्बेरस, ये भी ट्रोजन है और ये भी बैंकिंग ट्रोजन है, यानी कि ये भी आपके फाइनेंशियल डेटा को क्या करेगा, इकट्ठा करने की कोशिश करता है, उसको चुराने की कोशिश करता है। जैसे आपके अकाउंट नंबर हो गए, आपके पासवर्ड हो गए, ठीक है, आपके डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के जो डिटेल्स हो गए, उनको ये चुराने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सोनिक बूम। देखिए, एक कंडीशन होता है ना कि जब कोई भी एलिमेंट एयर में ट्रैवल करता है, जैसे मान लीजिए कि हम एयरप्लेन की बात करते हैं, तो जो एयरप्लेन है अगर ये एयर से ट्रैवल करता है, अगर इसकी स्पीड, एयरप्लेन की स्पीड मोर देन साउंड हो, तो क्या करता है कि यहां पर शॉक क्रिएट होते हैं वेव्स में। ठीक है, वेव्स में शॉक क्रिएट होते हैं, उस शॉक की वजह से क्या होता है कि साउंड क्रिएट होता है, जिसको हम सोनिक बूम कहते हैं। जब किसी भी एलिमेंट का स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाए, whenever an object travels through the air faster than the speed of sound, तो इससे शॉक वेव क्रिएट्स होते हैं और उनसे क्रिएट होने वाले साउंड को ही हम सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनीता, अंटार्कटिक इंपल्सिव ट्रांसिएंट एंटीना। इसमें क्या है कि इसके थ्रू एक बलून को अंटार्कटिका के ऊपर उड़ाया गया, जो कि हीलियम बलून था, इसमें हीलियम बना हुआ था। इसमें बहुत सारे एंटीना लगे हुए थे, रेडियो टेलीस्कोप वाले। ठीक है, इनका काम क्या था, इनका काम ये था अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज को, जो कि न्यूट्रिनोज वाले हैं कॉस्मिक रेज, उनको एब्जॉर्व करना या डिटेक्ट करना। तो इसके लिए जो बलून उड़ाया गया था अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, आपने ये भी अगर पढ़ा होगा, तो ये जो बलून था या फिर ये जो रेडियो टेलीस्कोप था, इसने डिटेक्ट भी किया कुछ अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रॉन्स, और कहां से,
जो अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स बने हुए आइस शीट है, उनसे भी आपको हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज निकलते हैं, ऐसा इस रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा बताया गया। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक पैरेलल यूनिवर्स इवोल्यूशन हुआ, यानी कि अर्थ के निर्माण के साथ साथ बाकी के जो सेलेस्टियल बॉडीज थे वो साथ साथ ही उनका भी फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डीएसआर टेक्निक। डीएसआर मतलब कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, ये लॉकडाउन के समय पे न्यूज में रहा। देखिए, जब हम पैडी कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पैडी के प्लांट्स लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा, बीज नहीं लगाए जाते, पैडी के प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो जो पैडी के प्लांट्स होते हैं उनको पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है, उसके बाद उनको फिर खेतों में लगाया जाता है। लेकिन जो डीएसआर टेक्निक है इसमें डायरेक्ट सीडिंग होती है, यानी कि डायरेक्ट जो राइस के बीज होते हैं वो खेतों में लगाए जाते हैं। यहाँ पहले ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता, नर्सरी में उसको प्लांट्स के फॉर्म में पहले हम कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, तो वही एक तरीका है, क्योंकि लॉकडाउन के समय पे खास करके ये जो पंजाब हरियाणा वाले रीजन थे जहाँ पर काफ़ी लेबर काम करते हैं ईस्ट इंडिया से आए हुए, तो अब उनका माइग्रेशन हो गया था, तो यहाँ पर लेबर की कमी हो गई थी। तो बात ये थी कि जो चावल का सीजन था, जो जून जुलाई अगस्त का सीजन होता है, तो फिर कैसे राइस कल्टीवेशन किया जाए, तो ये टेक्निक को यूज़ किया जा रहा था कि डायरेक्ट अब हम क्या करें कि एक मशीन होती है, ट्रैक्टर मशीन, ट्रैक्टर पावर्ड मशीन, जिसके द्वारा डायरेक्ट वहाँ पर सीड को ही खेतों में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें किसी भी नर्सरी ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता नहीं होती, टाइम कम लगता है, लेबर कम लगता है, इसके द्वारा जो इरिगेशन होता है ये भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ जो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, इसमें लीचिंग जो होती है वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कम हो जाती है, तो इसके अपने फायदे हैं। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव ड्वार्फिंग जीन्स इन वीट। वीट में कुछ जीन्स यानी कुछ अल्टरनेट वेराइटीज को यहाँ पर खोजा गया बनाया गया है, जिसका नाम है RH14 एंड RH18। ये क्यों लाया गया, ताकि स्टबल बर्निंग को कम किया जा सके। अब देखिए, जो स्टबल बर्निंग होती है वो पैडी रेसिड्यूज जो होते हैं वो उनको जलाने की वजह से होती है। तो पैडी रेसिड्यू को जलाया क्यों जाता है, ताकि खेतों को जल्दी साफ करके हम वहां पर वीट का कल्टीवेशन कर पाए। लेकिन अब ये जो इस तरीके की वीट है RH14 और RH18, अब इनके लिए इन पैडी रेसिड्यू को हटाना जरूरी नहीं है, तो फिर उनकी बर्निंग भी जरूरी नहीं है। तो इस वजह से इन दो वीट के वेराइटीज के द्वारा क्या होगा कि स्टबल बर्निंग को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।